भ्रष्टाचार। अगर चिराग पासवान को इसकी जानकारी मिल सकती है, 12 करोड़ बिहारियों को अगर इसकी जानकारी हो सकती है, तो मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं हो, यह असंभव है। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इस जांच की आंच अगर मुख्यमंत्री तक भी जाती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और ये धीरे धीरे एक एक कर तथ्य सामने आने लग गए हैं। और इसीलिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा आयकर विभाग का कि जिस तरीके से आयकर विभाग ने स्वतः इसके ऊपर कार्रवाई कर और क्योंकि ये बिहार में इतना चर्चित विषय है, मुझे कोई ऐसा मंच नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जहाँ पर लोग इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो कि 7 निश्चय में कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना घोटाला हुआ। और मैं मानता हूँ कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला 7 निश्चय घोटाला। और चिंता हम लोग की तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब 7 निश्चय पार्ट 2 लाने की बात की जाती है। मतलब एक तो पहले आपने भ्रष्टाचार किया इतने बड़े पैमाने पर, और उसके बाद उस भ्रष्टाचार से भी आप संतुष्ट नहीं हुए, उससे भी आपका पेट नहीं भरा, तो आपने उसको और बढ़ाने का आपने बात की। आप 7 निश्चय पार्ट 2 की आप बात कर रहे हैं। पहले आप ये तो बताइए कि 7 निश्चय पार्ट 1 में जो आपने बातें की, कि आपने उनको पूरा किया, जिसमें प्रमुखता से नली गली नल जल योजना का जिक्र आप बार बार करते हैं। मुख्यमंत्री भी बार बार बोलते हैं कि हम लोग का इतना प्रतिशत काम हो गया, इतना प्रतिशत काम हो गया। बिहार की कोई एक विधानसभा मुझे दिखा दीजिए, आज विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, एक विधानसभा मुझे दिखा दीजिए जहाँ पे लोग खड़े होकर बोले कि हाँ भैया यहाँ पे काम हो गया। गुणवत्ता के साथ जिस तरीके से समझौता किया गया, जब मैं बिहारी बस यात्रा में जब मैं निकला भी था, जिस तरीके से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, मुझे ग्रामीणों ने फटे हुए टैंकियाँ दिखाई, फटे हुए पाइप दिखाए कि भैया ये देखिए ये अभी लगा कर गया है और किस तरीके से फट रहा है। नल जल योजना की बात करते हैं, ना के बराबर अगर कहीं पे पाइप लगा है तो इसमें से पानी ना के बराबर आपको मिलेगा। नली गली की ये बात करते हैं, जिस तरीके से नली गली अधर में योजनाएं लटकी हुई हैं, मतलब बनी बनाई सड़क, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ग्रामीण की भैया अच्छी खासी बनी हुई थी, इन्होंने इसको उघाड़ दिया, उबाड़ दिया, अब इसके बाद अब कुछ कर नहीं रहे, अधर में लटकी हुई योजनाएं। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, और उसकी जांच मैंने हमेशा बोला है कि मैं उसकी जांच करवाऊंगा, और जांच के नाम मात्र से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बौखलाए, जिस तरीके से उसके बाद आप हर जगह देख रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, जिस तरीके से हर मन से उनको गुस्सा आता है, और उसके बाद जिस तरीके से वो व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आ गए, व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके से निजी हमलों पर वो आ गए। भाई आप सवाल उठाइए ना, मैं तो आपकी नीतियों पर सवाल उठा रहा हूँ। मैंने कब आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला किया, या मैंने कब आपको कहा कि आप व्यक्तिगत तौर पर आप ऐसे हैं, या आपका पारिवारिक आपका ऐसा है? मैंने कभी किसी चीज़ को लेकर उंगली उठाई, और ये उठाई भी नहीं जानी चाहिए। इस संदर्भ में मैं इलेक्शन कमीशन को भी मैं लिख कर दूंगा, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी आज की तारीख में, जब हम लोग बिहार विधानसभा के चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव अभी बाकी है, तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास होना चाहिए। पर उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री निजी हमलों पर आ रहे हैं, भैया आप जवाब दीजिए ना। अगर बेरोजगारी का अगर विषय उठ रहा है तो आप जवाब दीजिए कि बेरोजगारी को लेकर आपने क्या किया अभी तक। आज ये लोग बोलते हैं, और जितने और दल भी हैं, राजद है वो बोलते हैं कि भैया हम लोग 10 लाख हम लोग नौकरियाँ देंगे। दूसरी तरफ भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो इसी सरकार का हिस्सा रही है, ये लोग बोलते हैं हम लोग 19 लाख देंगे। भाई पिछले 5 साल में कभी ना कभी ये लोग सत्ता में रहे हैं। पिछले 5 साल में राजद भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में कांग्रेस भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही है। तो आप लोग जवाब देना कि भैया क्यों नहीं आप लोगों ने नौकरियाँ पिछले 5 सालों में दे दी। कोई 10 लाख की बात कर रहा है, कोई 19 लाख की बात कर रहा है। 10 लाख 19 लाख नहीं भी देते, उसका एवरेज आप निकाल के दे देते, 10 ही लाख नौकरियाँ दे देते, 5 लाख नौकरियाँ दे देते। जितनी रिक्त पड़े पद हैं उतने ही अगर आप पूरे कर देते, जो कि सैंक्शन पोस्ट हैं, डॉक्टर्स की हो, लैब टेक्नीशियंस की हो, जूनियर इंजीनियर्स की हो, शिक्षकों की हो, सैंक्शन पोस्ट तक तो आपसे भरी नहीं गई। आज जब चुनाव सामने आ रहा है तो लॉलीपॉप आप दिखाने आ गए कि भैया आप लोग इतने लाख नौकरियाँ देंगे, इतने लाख नौकरियाँ देंगे। पिछले 5 साल में सबको मौका मिला एक एक कर। पर आपने भ्रष्टाचारी योजना बनाने के अलावा और जातीयता फैलाने के अलावा मुख्यमंत्री या उनके सहयोगियों ने अभी तक क्या किया, इसके ऊपर जवाब दो। क्यों दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई जाती है, क्यों उनको चिन्हित किया जाता है? भैया मुंगेर में जिस तरीके से प्रदर्शन, जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन हुआ, किसको नहीं पता, हर साल ही होता है, और अगले साल भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि ऐसा ही होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के शासनकाल में हाल फिलहाल के वर्षों में इस तरीके की धार्मिक और जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना, ये कम्युनलिज्म को लेकर, ये अगर टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है? जिस तरीके से धार्मिक उत्पाद बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से कम्युनल, ये तो शुक्र कीजिए कि ये दंगा उस कदर उस हद तक नहीं गया जहाँ पे आपको ये धार्मिक हिंदू मुस्लिम आपको देखने को मिलता। पर मुख्यमंत्री की कोशिश तो पूरी वैसी रही थी।
जिस तरीके से भैया विसर्जन हो रहा है वहाँ पर, प्रशासन तंत्र को आप जानते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे विसर्जन पर भीड़ हुई, क्या आपका इंटेलिजेंस कर रहा था? क्यों आपको जानकारी नहीं थी अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से कि इतनी भीड़ होगी? और भीड़ को नियंत्रित करने का आपके पास एकमात्र आपके पास उपाय है क्या? आप भक्तों के ऊपर आप गोली चलाएंगे? जिस निर्दोष की उसमें जान गई, जो घायल हुए, उनका क्या दोष था वहाँ पर? तो इन तमाम चीज़ों का जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री नहीं देंगे तो और कौन देगा? 7 निश्चय में घोटाले की बात अगर मुख्यमंत्री नहीं, अगर उनके पास अगर जवाब नहीं होगा तो और किसके पास जवाब होगा? शराबबंदी की ये बात करते हैं भैया, आए दिन खुलेआम शराब मिलती है, कहाँ से मिलती है? और मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि ये जो तस्कर हैं, ये जो है ये सब साजिश है। तो भैया अगर आपको पता है कि तस्कर है तो क्यों नहीं छापे मारे जा रहे? जब आपको पता है कि इसकी तस्करी होती है तो क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा है? क्यों नहीं उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है? कब आपने शराबबंदी लागू की? और इम्प्लीमेंटेशन में आज 4 साल के बाद भी अगर लूपहोल्स पाए जा रहे हैं तो शराबबंदी भी सबसे विफल योजना है कि नहीं? और इसके ऊपर जब सवाल उठाया जाता है तो मुख्यमंत्री डिफेंसिव हो जाता है। इसके ऊपर जब प्रश्न किए जाते हैं तो मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक जवाब देना मुझे 7 निश्चय में। मैं तो धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का भी, जिस तरीके से 7 निश्चय के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आयकर विभाग का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री तो जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन, बस एक राग उनको पता चल गया, उसी को अलापते रहता है। पर जवाब देना कि ये पैसा कहाँ से मिल रहा है? जो 7 निश्चय में जो ठेकेदारों के यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं, कहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं? किस चीज़ के करोड़ों रुपए हैं? जब आपका जीरो टॉलरेंस था, आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ और आपको पता ही नहीं चला। शराबबंदी में तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जवाब दें मुख्यमंत्री। पर जब उनसे ये सारे प्रश्न किए जाते हैं, जब चिराग पासवान उनसे पूछता है कि भैया आप बताएं कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? 2005 में आपने कहा था कि आपका सपना है कि भैया सारे प्रवासी वापस आ जाए अपने प्रदेश, पलायन रुक जाए। 15 साल में आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए तो बिहारियों के सपने को आप क्या पूरा करेंगे? 15 साल में बिहारियों को आप उनकी इज्जत वापस नहीं लौटा पाए। बिहारी आज भी, बिहारी शब्द को गाली बना के रखा गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है? शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, आज भी सर्विसेज की पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए लोग दिल्ली भाग रहे हैं, लोग कोटा भाग रहे हैं, मुखर्जी नगर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भैया? 15 साल में आप अपनी एक उपलब्धि बता दीजिए ना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपके मंत्रियों की तबीयत खराब होती है, भागे हुए दिल्ली जाते हैं। क्यों जाते हैं दिल्ली इलाज कराने? अगर इतनी स्वास्थ्य सेवा आपने, नैरेटिव ये सेट होना चाहिए। तो नैरेटिव मुख्यमंत्री क्या सेट करना चाहते हैं? जातीयता को लेकर आएंगे, फिर धर्म की बात करेंगे, आरक्षण की बात पर आ जाएंगे। भाई आप मौजूदा जो परिस्थिति चल रही है, आप उसके ऊपर आप बताइए ना कि आपने क्या किया। मौजूदा परिस्थिति में आप मुझे बताइए कि रोजगार को लेकर पलायन रुके, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, ये नैरेटिव होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा बिहार की जनता का कि जिस तरीके से बिहारियों ने अभी तक मुख्यमंत्री के लाख प्रयास के बाद अपना नैरेटिव बदलने नहीं दिया। नैरेटिव वही चल रहा है, भले मुख्यमंत्री निजी हमलों तक पर आ गए। जिस तरीके से कभी मेरा वीडियो वायरल कराकर ये बोलते हैं, जिस तरीके से कभी बोलते हैं, कल उनकी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहाँ पर कहा गया कि भैया क्यों नहीं मिलने दिया गया पापा से। अरे आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं भैया? आज की तारीख में आप ऑफिशियली, टेक्निकली तो आपका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना। पूछिए प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संबोधन में कहा कि अपनी आखिरी सांस तक वो मेरे साथ थे। अगर वो आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ थे तो ये क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? जब कल ये लोग बोल रहे हैं कि उसके पीछे क्या साजिश थी, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा था। भाई मुख्यमंत्री जी आए कब मिलने? तकलीफ तो मुझे भी इस बात की है ना कि आप उनको अपना साथी बताते नहीं थक रहे हैं। आज उनके निधन के बाद पापा के बारे में आप गुण गाते नहीं थक रहे हैं, तो आप आए क्यों नहीं पापा से मिलने? जब पापा 1.5 महीने तक अस्पताल में थे, उसमें एक लंबे समय तक पापा जब आईसीयू में एडमिट थे, मुख्यमंत्री जी को तो जानकारी नहीं थी। आप ही सब साथियों ने पूछा था ना कि उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं। भाई आपको तो मालूम नहीं था, और आपको उस वक्त नहीं मालूम था जब प्रधानमंत्री मुझे दिन में 2-2 बार फ़ोन करके पापा का हालचाल पूछ रहे थे। तो पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से। उनके साथ मन साझा करना आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक रहता है हमेशा कि प्रधानमंत्री आए। आज भी आ रहे हैं, पूछिएगा प्रधानमंत्री जी से उसी मंच पर कि बताइए पासवान जी के साथ क्या हुआ, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक प्रधानमंत्री जी को सब पता है। और प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके सिर्फ मुझसे ही नहीं पूछा, डॉक्टरों से भी प्रधानमंत्री डायरेक्ट संपर्क में थे। तो पूछिए प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री, आज उनको इतनी चिंता हो रही है, उस वक्त पापा से मिलने आना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने एक बार फ़ोन करके पापा का हाल चाल नहीं पूछा। मांझी जी की पार्टी से कहलवाया जाता है कि उनके निधन से अगर सबसे ज़्यादा खुशी होगी तो चिराग पासवान को होगी। उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि बताएं कि क्यों नहीं मिलने दिया था। अरे तो पूछे ना, मांझी जी से खुद पूछ लेना। मांझी जी तो कम से कम एक बार फ़ोन कर दिए थे, और फ़ोन पर मैंने उनको पूरी वास्तुस्थिति मैंने उनको बताई थी कि पापा के क्या हालात हैं।
उनके बाद भी एक बार उन्होंने पलट कर फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा, एक बार अस्पताल में पापा को आकर मिलना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने तो उनको बताया था कि उनकी हालत ख़राब है, उनकी तबीयत ख़राब है, अच्छी स्थिति में नहीं है, क्यों नहीं आया उसके बाद वो पापा से मिलने वहाँ पर। और आज ये सब लोग पापा को लेकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं, उनके निधन को लेकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं। भाई बेटा हूँ मैं, समझिए, मुझे तकलीफ होती है, मेरे परिवार को तकलीफ होती है, मम्मी है घर पर, तकलीफ होती है रोज़ जब आप इस तरीके के सवाल आप उठाते हैं। और ये निजी हम लोग क्यों किए जा रहे हैं, मेरी समझ के परे है। चुनाव से इन बातों का क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री बोले ना भैया आपका अगले 5 साल की आपकी योजना क्या है। 5 साल में अभी तक मेरे संज्ञान में इनका एक कोई ऐसा बड़ा विकास का प्लान नहीं आया। चिराग पासवान बोलता है कि भैया मैं आईटी जॉब्स क्रिएट करूंगा, मैं आईटी सेक्टर लेकर आऊंगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैं दूंगा, यहाँ पर निवेश मैं करवाऊंगा। आखिरी बार मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया था मुझे तो याद भी नहीं। लैंड रिफॉर्म इन्होंने कब बंदे उसके ऊपर चर्चा कब की विधानसभा में? आप बताइए, जब तक आप लैंड रिफॉर्म चेंज नहीं करेंगे, आप निवेशकों को आप जमीन कहाँ से देंगे उद्योग लगाने के लिए? और उद्योग लगाना तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री तो साफ हाथ खड़े कर चुके हैं, बोलते हैं कि भैया बिहार में कारखाना नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है, समुद्र का किनारा नहीं है। वहीं बिहारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाके काम कर रहा है, वो भी लैंडलॉक्ड एरिया है, वहाँ पर बिहारी काम कर सकता है, बिहार में उसको काम करने के अवसर मुख्यमंत्री नहीं देंगे। शिक्षा के लिए बताया मुझे मुख्यमंत्री की क्या सोचा है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं। मैं चाहता हूँ कि पटना एजुकेशनल हब बने, इसके बारे में मैंने विस्तार से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने लिखा है। पर्यटक की अनंत संभावनाएं, रिलीजियस टूरिज्म और टूरिज्म एज अ होल को अगर आप मिलाकर देखें। सीतामढ़ी में गया था, मैंने बोला कि माता सीता कि हाँ मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि मैं वहाँ पर भव्य राम मंदिर, अयोध्या की तर्ज पर मैं भव्य सीता माता का मैं मंदिर बनाऊंगा। इसके पीछे मेरी व्यक्तिगत आस्था तो एक तरफ है, पर साथ ही में सोचिए एक एक कर ऐसे ही लछवाड़ में भगवान महावीर या वैशाली हो या बोध गया बोध नगरी गौतम बुद्ध की हो या पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी को, जितने ऐसे धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म है उसको अगर बढ़ाया जाए, जितने सूफी संतों की मज़ार हैं उसको अगर एक सर्किट से जोड़ा जाए, तो मैं तो इस सोच की बात कर रहा हूँ, मैं तो जनता के सामने अपना विजन रख रहा हूँ। आप मुझे बताइए ना आपका विजन क्या है? गली गली तो आपकी बनी नहीं 5 साल में, नल जल के ऊपर ऑलरेडी जांच आपकी शुरू हो गई है, और उस जांच की बौखलाहट है कि भैया आप इस तरीके से हर मन से आप गुस्सा कर रहे हैं, लोगों की बातें आप नहीं सुन रहे, और उसके बाद जब आपको कोई जवाब नहीं मिलता तो आप निजी हमले कर रहे हैं। तो मैं पुनः आपके माध्यम से एक तरफ जहाँ बिहार की जनता को मैं बधाई देता हूँ, वहीं मैं आयकर विभाग, केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस बात को मैं इतनी प्रमुखता से निरंतर लंबे समय से उठा रहा था, और मैंने इसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में भी किया। ये नहीं कि चुनाव प्रचार में यकायक मुझे लगा कि ये मुद्दा मुझे करना चाहिए। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जब यात्रा शुरू की थी, उसी वक्त लोगों ने मुझे टूटी हुई नली गली दिखाई थी और फटे हुए पाइप्स और टैंक्स दिखाए थे। उसी वक्त मैंने जिक्र किया था कि इसकी जाँच हम लोग की अगली सरकार में होगी, तो इसकी जाँच होगी। मैं पुनः दावे के साथ कहता हूँ कि अगली लोजपा की सरकार बनेगी। पहले चरण के जो रुझान हम लोग के सामने आए हैं वो मुझे संतुष्ट करते हैं कि अगली भाजपा लोजपा की सरकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। और मौजूदा मुख्यमंत्री, मतलब इसको लिख कर रख लीजिए कि कभी दोबारा 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बात को लिख कर रख लीजिए, दावे के साथ मैं कहता हूँ। और वहीं भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हम लोग लागू कराएंगे, और जो जांच की हमने शुरुआत की है उस जांच को और तेज करवाकर और पुनः दरवाऊं कि मुख्यमंत्री की भी जांच की जाएगी, और दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री को भी जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आप लोग देखिए, इतिहास बिहार रचने जा रहा है। जिस तरीके से जनता के बीच में एक उत्साह दिख रहा है और एक परिवर्तन की लहर दिख रही है, मैं तो अपने सारे वीडियो ट्विटर पे साझा करता ही हूँ। आप उसमें देख सकते हैं कौन सी मेरी ऐसी सभा है जहाँ पर आपको भीड़ ना दिखे या लोगों का उत्साह ना दिखे या भारी संख्या में महिलाएं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री वोट बैंक ही बनाते हैं ना, हर किसी को, किसी के लिए करें कुछ करें नहीं, पर वोट बैंक बना के महिलाओं को वो अपना वोट बैंक समझते थे। आप मेरी सभाओं में जाकर देख लीजिए, जिस भारी संख्या में महिलाएं दिख रही हैं। तो इतिहास तो बिहार लिखने जा रहा है, परिवर्तन करने जा रहा है। एक 15 साल हम लोगों ने जंगल राज का देखा था, उनके नेतृत्व आज कहाँ पर बैठे हैं उसका हर्ष देख लीजिए बिहार की जनता ने क्या किया। दूसरा शासन राज का 15 साल हम लोगों ने देखा, एक ने बिहार को बदनाम किया तो दूसरे ने बिहार को बदनाम के साथ बदहाल किया। एक अपनी सजा काट रहे हैं, दूसरे की भी सजा बिहार की जनता ही तय करेगी।